गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ऑडियो वीडियो क्लियर है। मध्यपुरा पाषाण काल पे बात करेंगे। दो बेसिक से अंतर समझने हैं हमें। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। इससे जस्ट पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या था, पूर्वा पाषाण काल। वहां लगभग 4 प्रकार की औजार बनाने की तकनीक, क्योंकि यहाँ इस पूरे पीरियड में मैं सबसे ज्यादा सिर्फ एक ही चीज पे बात करूंगा, वो है औजार, औजार और औजार। और वो औजार किन स्थानों से मिले और उन औजारों के साथ क्या क्या साक्ष्य मिले, इस काल के प्रश्न सिर्फ इतने ही बनते हैं। अब जैसे कि मध्यपुरा पाषाण काल आया तो मानव का निएंडरथल वाला जो स्वरूप था वो यहां तक अस्तित्व में आ चुका था। उससे पहले जब मानव प्रारंभिक तौर पे था, पूरा पाषाण काल का जो मानव रहेगा वो होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस दो कैटेगरी में रहेगा। जहां उसने होमो हैबिलिस के तौर पे औजार बनाना प्रारंभ किया और थोड़ा सा परिष्कृत किया अपने को। आग के आविष्कार किए उसने, जैसे जावा मानव और पीकिंग मानव मैंने आपको बताए थे। उसी तरीके से भारत के परिप्रेक्ष्य में भी आपने नर्मदा से होमो इरेक्टस ही खोजा था। अब बात आती है मध्यपुरा पाषाण काल की, और मध्यपुरा पाषाण काल में हम लोग बात करते हैं निएंडरथल मानव की। तो निएंडरथल मानव के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा मानव था जिसके अंदर सांस्कृतिक सोच डेवलप हुई थी। इसने श्रम का विभाजन किया था। ये सारे बिंदु मैं आपको वहां पढ़ा चुका हूं जब हमने मानव का डेवलपमेंट पढ़ा था। अब जैसे कि श्रम का विभाजन हुआ या सांस्कृतिक सोच डेवलप हुई तो थोड़ा सा चेंजेस आया। अब जैसे कि पूरा पाषाण काल में मानव के जो औजार थे उसमें मानव क्या कर रहा था, फलक को उतार देता था। आपने सिर्फ अच्छे शब्दों में यही बात सुनी होगी कल तक कि पूरा पाषाण काल का मानव पत्थर पर चोट मार रहा है विभिन्न विभिन्न तरीके से और उसकी फलकें निकाल रहा है। फलकें निकालने के बाद मूल पत्थर में जो चीज बचती थी वही उसका औजार होता था। तो मीन्स वो ज्यादा अनगढ़त थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा उच्च पाषाण काल या नव पाषाण काल तक, तो मानव अपने इन औजारों को चमकाना भी शुरू कर देगा, उनको ग्राइंड करना शुरू कर देगा। उसपे वनस्पति तेलों से या पशुओं की खाल से जो चमड़ी से ऑयल निकलता है उस ऑयल से उस पे घिस घिस के पॉलिश करना प्रारंभ कर देगा। ऐसे परिष्कृत औजार भी हमें मिलेंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए तो नवपाषाण काल को क्या कहा गया था, नवपाषाणिक क्रांति की संज्ञा दी गई थी गार्डन चाइल्ड्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब हम पूरा पाषाण काल के मानव को नव पाषाण काल के मानव से कंपेयर करते हैं तो बहुत बड़े अंतर दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप पूरा पाषाण काल के मानव को यही मध्य पूरा पाषाण काल में कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं, बहुत ज्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मध्यपुरा पाषाण काल। लिखिए इसमें, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इस काल में आते आते मानव का निएंडरथल स्वरूप विकसित हो चुका था।
मानव का निएंडरतल स्वरूप विकसित हो चुका था। जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि मानव का निएंडरथल जो स्वरूप है वो अपनी संस्कृति को क्या कर चुका था, विकसित कर चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि यह मानव अपनी संस्कृति विकसित कर चुका था। जैसा कि हम जानते हैं कि यह मानव अपनी संस्कृति क्या कर चुका था, विकसित कर चुका था। जहां एक और पूर्व पाषाण काल के औजार पूर्व पाषाण काल के औजार कोर निर्मित थे। कैसे थे? कोर निर्मित थे, फलक जिनको बोलते हैं। कोर निर्मित का मतलब ऐसे औजार जिनमें फलकों का प्रयोग नहीं किया गया। आप में से फलक और कोर के लिए कौन कौन कंफ्यूज्ड है, मुझे बताओ। ये मार्कर जो है ये एक पत्थर है और छोटा पत्थर है। इसको मैं बड़े पत्थर पे मारूंगा तो इसमें से जो पत्थर झड़के निकलेगा, इसमें से एक पत्थर टूट के निकलेगा, वो इसकी फलक निकल गई। और जो इसमें बचा वो कोर हो गया। कोर का मतलब धार हो गई। बात समझ रहे हो? मैंने आपको ये माउस बताया, ये एसी का रिमोट है मेरे हाथ में। इसको मैंने ऐसे मारा पत्थर पे तो इसमें से जो झड़के निकल गया वो फलक निकल गई एक तरीके से। और जो बचा धार जो बन गई वो कोर हो गई। तो इसमें फलकों का प्रयोग नहीं हो रहा है पिछले काल में। और क्या हो रहा है? फलकों का प्रयोग नहीं हो रहा है लेकिन कोर निर्मित औजार है। अभी भी कंफ्यूज है? बताइए। इसमें क्या हो रहा है? फलकों का प्रयोग नहीं हो रहा है, ये कोर निर्मित औजार है। अभी भी कंफ्यूज है? बताइए। परंतु इस काल के मानव ने अपने औजारों को फलकों पर भी बनाना प्रारंभ किया। अब जैसे मैंने आपको एक बात समझाई थी अभी कि इसमें से टूटा हुआ पत्थर एक तरीके से फलक हो गया। अब वो जो पत्थर इसमें से टूट के जाएगा वो छोटा होगा, अपेक्षाकृत बड़ा पत्थर तो हमारे हाथ में ही है, मूल पत्थर रह गया। तो जो फलक औजार बनाए गए वो अपेक्षाकृत कैसे थे, आकार में छोटे होंगे कि नहीं होंगे? डायरेक्टली एक सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो जो फलक औजार बनाए गए इसमें से एक फलक निकाल दी। अरे सीधी सी बात है, इसका एक हिस्सा निकाल दिया तो एक फलक निकाल दी, और फलक निकाल दी तो वो छोटे होंगे। तो इसमें क्या था, ये विशेषता समझ के चलनी है आपने, आपको है ना। तो फलकों पर बनाना प्रारंभ किया। ये औजार अपेक्षाकृत
साइज में छोटे थे, साइज या फिर आकार भी लिख सकते हैं। साइज या आकार में छोटे थे, ऐसे औजारों में या उपकरणों में क्या था? बोरर और स्क्रेपर टूल्स की अधिकता थी। आपने एक चीज देखी होगी, हाथ में जो रह गया वो कोर है। आपके यहाँ मकान कैसे बनते हैं? मकान पे जो छत डलती है, उस छत को कैसे डाला जाता है? हम लोग पहले चारों दीवार खड़ी करते हैं मकान की, और मकान पे हम लोग क्या बनाते हैं? छत जब हम डालते हैं तो पत्थर से उसको पाटा जाता है। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? आजकल तो लेंटर डलने लग गया सब जगह। कहते हैं ना, सरिया का एक जाल बिछा देते हैं, लेंटर बोलते हैं उसको। और उसमें क्या बोलते हैं कि उसमें वो गिट्टी मसाला बजरी सीमेंट सब डाल दिया। आजकल तो ऐसी छतें बनती हैं। लेकिन हमारे एरिया में, और शायद आप में से बहुत लोगों के यहाँ, पत्थर आते थे बड़े बड़े। उन पत्थर को वॉल्स पे रखा जाता था, तो छत बन जाती थी, फिर उस पे सीमेंट बजरी वगैरह डाल देते थे। ठीक है ना? तो पुराने टाइम पे, अभी लेंटर पद्धति तो बहुत बाद में चली है, आजकल की ही पद्धति है। वो अब मकान तो अब बनने लगे हैं। आज भी पत्थर के मकानों पे पटाव किए जाते हैं, किए जाते हैं ना। अब जो पत्थर का पटाव किया जाता है मकानों पे, अब जो पत्थर का पटाव किया जाता है मकानों पे, तो हमें छोटा सा मैं था जब, मुझे याद आ रहा है, हमारे मतलब जो है मेरे को, मैं कितना बढ़िया एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। मैं एक बार चोटिल हुआ था, और मेरे पैर में आजीवन वो आज तक भी निशान बना हुआ है। अब मैं पैर उठा के आपको यहाँ नहीं दिखा सकता। मेरे पैर में जो टखना होता है ना, उसके नीचे एक गोल सा निशान बना हुआ है। आज भी मुझे याद आता है कि वो निशान कैसे बना था। तो गांव में हमारा क्या मकान बन रहा था, तो वही बड़े बड़े पत्थर थे जिनसे छत डाली जानी थी। और जो मिस्त्री होते थे मकान बनाने वाले, वो क्या है, उसकी कोर बनाते थे पूरे पत्थर की। तो वो छेनी और हथौड़े से धीरे 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 उसको क्या करता था, एक शेप में, सीधी शेप में कट करता था। और कट करने के बाद इतने इतने बड़े छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े क्या रहते थे, नीचे गिर जाते थे। अब हम बच्चे थे, खेल रहे थे, तो मेरे पैर में लग गई वहां से, है ना। तो मुझे आज तक वो एग्जाम्पल ध्यान आ गया कि हम लोग उसका कैसे यूज कर सकते हैं। तो वो जो पत्थर के छोटे टुकड़े थे, वो जो पत्थर के छोटे टुकड़े थे, वो क्या थे? वो फलक थे, जो उस मेन पत्थर में से निकल के गिर गए। हाँ, गाटर वाले मकान में ही बात कर रहा हूँ, जहाँ गाटर डाली जाती है, लाइन डाली जाती है, फिर पट्टियों का पटाव किया जाता है। तो वो जो छोटे टुकड़े पत्थर के होते थे, उन पे भी क्या होती थी, बड़ी पैनी जो है, बड़ी नुकीली सी धार होती थी। तो अगर मैं उसको किसी चीज को खुरचने के यूज में लेता हूं, तो बड़ा बढ़िया स्क्रैपर बन गया। यही एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि उसमें बोरर या स्क्रैपर जैसे टूल्स की क्या होती थी, अधिकता होती थी। ठीक है ना? इसके अलावा बोरर और स्क्रैपर की तो अधिकता थी। इसके अलावा बेधक, हस्तकुठार, और जो मैंने आपको एक औजार और बताया था, कुल्हाड़ी या विदारणी, आदि प्रमुख थे। आपके दिमाग में ये बात क्लियर हुई कि पूर्व पाषाण काल की अपेक्षाकृत मध्य पाषाण काल में जो पहला परिवर्तन आया, वो
एक तो मानव के स्वरूप में आया, मानव निएंडरथल हो गया, और दूसरा जो परिवर्तन आया उसके औजार यूज करने में आया। किसमें आया? औजार यूज करने में आया। अब जब हम इन औजारों को बनाने की विधि पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगली हेडिंग बनाएंगे आप लोग, औजार बनाने की विधियां। अब इस काल का जो मानव था वो किस तरीके से औजार बना रहा है ये हमें देखना जरूरी है। ठीक है ना? सुनिएगा। ये तो निश्चित है कि फलक उपकरण थे इस काल में। फलक उपकरणों की प्रधानता रही। इस काल में फलक उपकरणों की, हाँ वो टूल्स टेक्निक अलग है, वो पूरा पाषाण काल के थे। यही याद रखना है, परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है ना? और इस काल में फलक उपकरणों की प्रधानता रही। ये उपकरण दो विधियों से बनाए गए। कितनी विधियों से बनाए जाते थे? दो विधियों से बनाए जाते थे। प्रथम प्रकार के उपकरण इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है, क्लैक्टन ऑन सी। प्रथम प्रकार के जो उपकरण हैं वो इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है, क्लैक्टन ऑन सी से प्राप्त हुए। क्या हुआ? से प्राप्त हुए। इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर से फलक उतारी जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर से फलक उतारी जाती है। फिर उस फलक को फिर उस फलक को दोबारा से तीखा करके आवश्यकतानुसार अपनी जरूरत का उपकरण बना लिया जाता था। अपनी जरूरत का उपकरण बना लिया जाता था। अब तो आपकी क्लास में मैं सिर्फ फैक्ट नहीं छोड़ रहा, सारे कंसेप्ट भी बता रहा हूं आपको कि कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। आपको समझ में आ रही होगी ये बात। ठीक है ना? तो इसको क्लैक्टन ऑन सी विधि भी कहते हैं। तो पहली प्रकार के जो औजार थे वो क्लैक्टन विधि से बनाए हुए औजार थे। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ,
कि इंग्लैंड में एक स्थान पड़ता है क्लैक्टन, वहां से सर्वप्रथम साक्ष्य थे। इसी आधार पर हमने इसको क्लैक्टन विधि या प्रथम विधि के जो उपकरण हैं उनका नाम दे दिया था। आगे बढ़े, लिख लिया हो तो मुझे बताओ फटाफट से। बेटा फैक्ट और कॉन्सेप्ट में ये अंतर होता है कि अगर हम ये लिख देते कि प्रथम प्रकार के उपकरण क्लैक्टन विधि के उपकरण हैं और दूसरे प्रकार के उपकरण लेवा लेवा या लवलवा विधि के उपकरण हैं, तो वो फैक्ट हो जाते जो रटने पड़ते। अब क्लैक्टन होता क्या है, इसको जब मैंने आपको समझा दिया तो फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। तो ये बात है। दूसरी प्रकार की विधि के उपकरण लेवा लेवा या लवलवा, लेवा लेवा या लवलवा विधि से बनाए जाते थे। ये नेट का PYQ है, आपसे पूछा गया है लेवा लेवा। अब मैं क्या करूं, ठीक है ना, लेवा लेवा या लवलवा विधि से निर्मित होते थे। क्या होते थे, निर्मित होते थे। इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर से जो फलक निकाला जाता था उसे सीधे ही प्रयोग में लाया जाता था। यानी कि आपने फलक उतार दिया तो उसको आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे, यूज ले लोगे, तो वो लवलवा विधि से बना हुआ क्या है, उपकरण है, और दूसरा क्लैक्टन विधि से बना हुआ उपकरण हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होता था, सुनिएगा, इसमें डायरेक्ट इस विधि में सर्वप्रथम पत्थर से जो फलक निकाला जाता था उसे सीधे ही प्रयोग में लाया जाता था की जगह हम एक जगह एक चीज लिखेंगे, लाया जा सकता था। यानी आप चाहें तो उसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसमें और भी थोड़ा सा परिष्कृत कर सकते हैं। इसके अलावा फलकीकरण किए हुए पत्थर को तीखा करके भी प्रयोग में लाया जा सकता था। दो विधि हो गई इसी में। इस चरण में इस चरण में उस पत्थर के भीतरी हिस्से को
ऊपर से छील देते थे, छील देते थे इसे टॉर्टोइज और कहा जाता था। तो डायरेक्ट ला सकते हैं, इस तरीके से प्रयोग में ला सकते थे इसको। और तीसरे चरण में एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर उसको रख कर, आप देखिए ये जो विधियां हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या इनको किसी विद्वान ने किसी किताब में लिख रखा था? ये सब पुरातत्व की देन है। उन औजारों के स्वरूप को लेकर के बहुत प्रैक्टिकल्स किए गए होंगे। जब पुरातत्वविदों ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने बना करके देखे होंगे ऐसे औजार, तब उन लोगों ने माइंड लगाया होगा कि भाई ये औजार इन तरीके से बनाए जाते थे, और यहां से मिले तो इनको ये विधि नाम दे दिया, यहां से मिले तो ये विधि नाम दे दिया। ये सारी चीजें थी। प्लेटफॉर्म पर उसको रख कर उस फलक पर एक तीखी चीज रखकर हथौड़े से आघात करके हम लोग क्या करते थे, अपने पसंद का औजार बना सकते थे, अपनी आवश्यकता का औजार बना सकते थे। अपनी आवश्यकता का क्या बना सकते थे? औजार बना सकते थे। लिखिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। तो आपको दो चीजें समझ में आई, मानव की प्रजाति चेंज हो गई, और सेकेंडरी क्या चेंज हो जाता है इसमें? मानव की प्रजाति के चेंज होने के साथ साथ आपका औजार बनाने का जो विधि था, औजार बनाने का जो तकनीक था, वो चेंज हो चुका था। देखिए, अगली हेडिंग डालिएगा, इसका विस्तार क्षेत्र, कि ये कहां कहां हमें साक्ष्य देता है, समझिए। 1869 में फ्रांस के एक स्थान ली मॉस्टियर, जिसका नाम क्या था? ली मॉस्टियर, से इसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक स्थान ली मॉस्टियर से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आपसे डायरेक्टली एक चीज पूछी जाएगी, क्लास तो चल रहा है, किस किस का क्लास रुक गया?
चल रहा है क्लास तो। किस किस का रुक गया? किस किस का रुक गया? सही चल रहा है। अभी सब सही है ना? कोई बात नहीं, देखो क्या होता है कि ये सब एक तकनीकी है, और हमें कोविड का कई मायनों में शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने एक ऐसी तकनीकी से इस मानव का परिचय करवा दिया कि एजुकेशन का वास्तविक तौर पर एक स्वरूप ये भी हो सकता है। हम जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे तो हमारी नजरें बच्चों पे रहती थी। कई बच्चे बच्चियां क्या है, पढ़ने कम टाइम पास करने ज्यादा आते थे। तो हमारा भी टॉपिक से दिमाग हट करके उन पे जाता था कि भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रही है, पढ़ ले। उसके बजाय लाख गुना बेहतर है ये ऑनलाइन एजुकेशन। अगर टीचर सिर्फ अपनी शिद्दत से काम करने वाला हो तो विद्यार्थी पूरे इंडिया में पढ़ सकता है, पूरे विश्व में पढ़ सकता है बैठ करके। तो तकनीक है, और इस तकनीक की वजह से हम और आप जुड़ पाए एक दूसरे से। अदरवाइज मैंने कब सपना देखा था कि मैं बिहार के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, मैं दिल्ली के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा, मैं एमपी के बच्चों को भी पढ़ाऊंगा। मैं एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता तो वहीं के बच्चों को पढ़ाता। लेकिन आज हम, हमारे एक विद्यार्थी पोर्ट ब्लेयर से पढ़ते हैं, संदीप जी। एयरफोर्स, नेवी में या एयरफोर्स में है वो, सैनिक है, डिफेंस में। और वो बहुत डेडिकेटेड है, कुछ टाइम में रिटायरमेंट लेंगे, और रिटायरमेंट के बाद में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो पोर्ट ब्लेयर से भी ये क्लास लेते हैं। उन्होंने बताया मुझे कई बार, और बहुत अच्छी तारीफ भी करते हैं कि सर कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है, और हमें बहुत पॉजिटिव जो है चीजें मिल रही हैं। तो तकनीक है, कई बार ब्रेक आ जाता है इसमें। चलिए, हो गया होगा कोई चीज। तो आपने एक चीज देखी होगी। यस, वेरी गुड, सुनिए। एशुलियनी संस्कृति, एबीवेली संस्कृति, मुस्तारियन संस्कृति, मैग्डेलियन संस्कृति, ये चार संस्कृतियां एक तरफ दे देगा, और दूसरी तरफ इनके कालक्रम पूछ लेगा कि कौन सी पुरापाषाण काल की, कौन सी मध्य पाषाण काल की, कौन सी नवपाषाण काल की, कौन सी मध्य पूरा पाषाण काल की। और आपको ये क्वेश्चंस पहले किया है आपने, मैंने करवाया है, और सुमेलन करना पड़ेगा। तो ये वही मुस्तारियन संस्कृति है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसके बारे में और डिटेल से हमने जो पुरानी हमारी क्लासेस हैं, पुरानी जो हमारी क्लासेस हैं पाषाण काल की, उसमें थोड़ा और अलग पढ़ाया है मैंने। तो इसको वहां से भी आप देख सकते हैं। तो इसे मुस्तारियन संस्कृति कहा जाता है, ठीक है ना? अगली हेडिंग बनाइएगा, कालक्रम। इनका जो कालक्रम है वो क्या रहेगा? मध्य पूरा पाषाण काल किस टाइम की संस्कृति है? सुनिएगा, ये अभिनूतन काल, एक काल आता है जिसे हम लोग कहते हैं अभिनूतन काल, जो कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ था, और बर्फीला काल कह सकते हैं उसको। उस काल की संस्कृति है मध्य पूरा पाषाण काल, अभिनूतन काल। ये जो शब्द मैंने यूज किया अभिनूतन काल, इसे हम लोग अपर पीलियोस्टिक पीरियड कहते हैं। अपर पीलियोलिस्टिक क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। उसके निचले भाग की संस्कृति, यानी अभिनूतन काल के निचले भाग की संस्कृति है
के निचले भाग की संस्कृति है, इसे एक शब्द हो गया ब्रूम ग्लेशियल, क्या कहेंगे? ग्लेशियल। ये ब्रूम ग्लेशियल यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिमयुग। ग्लेशियर काल को क्या कहते हैं? हिमयुग कहते हैं। तो इसे हम लोग ब्रूम हिमयुग के नाम से जानते हैं। इसमें कई शब्दावलियां आप लोग पहली बार ही पढ़ रहे हैं, जैसे ये ब्रूम हिमयुग क्या है, किस काल से रिलेटेड है। अगर डायरेक्टली हम इससे क्वेश्चंस बनाएं तो आपके अलावा अब नए बच्चों को बहुत दिक्कत आएगी इसको पढ़ने में। यह अत्यंत ठंडा काल था। यही कारण है कि इस काल के मानव के अधिकतर साक्ष्य गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। आप याद करिए एक चीज को, जब हम इसके अगले पीरियड पे आएंगे जिसे हम लोग क्या कहेंगे, उच्च पूरा पाषाण काल, पूरा की बात कर रहा हूं, तो वहां पे आपको भीमबेटका गुफा चित्रकारी दिखाई देती है, जहां पर चित्रों का बनना प्रारंभ हो गया था। अब हो सकता है कि इस काल के अंतिम समय में और उच्च पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक समय में, क्योंकि इन दोनों के संक्रमण में कोई तिथि तो पर्टिकुलर ना आपके पास ना मेरे पास ना किसी और के पास, तो बहुत ठंडा पीरियड था। अगला पीरियड भी बहुत ठंडा रहेगा, उच्च पूरा पाषाण काल इसकी अपेक्षा थोड़ा कम ठंडा रहेगा। और उसके बाद जब मेसोलिथिक एज आती है तो हिमयुग समाप्त हो जाता है, बर्फ पिघल जाती है, मैदानी भागों का विकास हो जाता है। ये एक दिन की प्रोसेस नहीं थी, हजारों वर्ष की प्रक्रियाएं थी। और उतने दिन के बाद कुछ चेंजेस मानव की लाइफ में दिखाई देते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक बार थम्स अप करिए। तो मानव के अधिकतर साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? गुफाओं से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़े। पूर्व पूरा पाषाण काल में मानव का शिकार एक विल या विले फ्रेंचियन पशु होता था। विले फ्रेंचियन प्रकार का पशु था जो इस काल में विलुप्त हो गया तथा अब मानव छोटे पशु पक्षियों के शिकार पर आ गया। छोटे पशु पक्षियों के, चलिए वेरी गुड, शिकार पर निर्भर कर रहा था।
इस काल में मानव ने इस काल में मानव ने क्या कर लिया था? तीर तथा मछली पकड़ने के कांटे विकसित कर लिए थे। एवं तीर तथा मछली पकड़ने के कांटों से कांटे विकसित कर जिनसे वह शिकार करने लगा। ध्यान रखना, मैं केवल तीर की बात कर रहा हूं, धनुष की बात नहीं कर रहा अभी। जब तीर का मतलब होता है एक ऐसी छड़ी जो आगे से नुकीली है, वो मानव के इस जगह साक्ष्य देती है। हो सकता है मनुष्य उस नुकीली चीज को ऐसे करके भी किसी जानवर का शिकार कर सकता हो, या उसको अपने किसी और तरीके की चीजों में वो यूज लेता हो। मध्यपुरा पाषाण काल में इसके कुछ टाइम बाद तीर का फलक ये था, और जब उसने माइक्रोलिथ्स बनाए जिनको फेंकना प्रारंभ किया, तो उसको आइडिया आया फिर धनुष बनाने का। और प्रक्षेपास्त्र तकनीक और धनुष बाण की तकनीक इस काल की मत लिख लेना या मत दिमाग में छाप लेना, वो मध्य पाषाण काल ही आएगा। अभी मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं। आप में से ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको क्लियर पता है कि मध्य पूरा पाषाण काल क्या है और मध्य पाषाण काल क्या है? आप जानते हैं ना सब लोग, कोई दिक्कत तो बात नहीं है ना इसमें? कहीं आपको घिचपिच हो रहा हो कि सर मध्य पाषाण काल बोलते हैं, कभी मध्य पूरा पाषाण काल बोलते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीन चीजें थी। पूरा पाषाण काल का डिवीजन तीन जगह था, पूर्वपुरा, मध्यपुरा और उच्चपुरा। तो पहले ये पढ़ रहे हैं, फिर मध्य पाषाण काल जब हिमयुग समाप्त होगा वो अलग आएगा। वेरी गुड। तो वह शिकार करने लगा था, ठीक है ना? इस काल के मानव के आवास स्थलों से शंख, जला हुआ कोयला, इस काल के मानव के आवास स्थलों से शंख, ये जला हुआ कोयला लकड़ी का ही था। जला हुआ कोयला लकड़ी का ही था तथा जली हुई हड्डियां प्राप्त होती हैं। अब जली हुई हड्डियों से हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे कि मनुष्य मांस को भून करके खा रहा है, बाकी तो हड्डियों को जलाएगा क्यों? जली हुई हड्डियों का मतलब वो मांस को आग में पका करके खाना शुरू कर चुका था। इस काल के मानव के साक्ष्य यूरोप एवं एशिया कहां से मिलते हैं? यूरोप के विभिन्न देशों से मिलते हैं और एशिया के विभिन्न देशों से मिलते हैं। और इसी बात को अब हम अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में काउंट करते हैं, तो भारत में आपने राजस्थान में अजमेर का नाम सुना होगा। एक पुष्कर झील पड़ती है
और एक डीडवाना नागौर में पड़ता है, आदि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। कल और परसों की छुट्टी रखी जाए या क्लास रखी जाए? कल नवमी है। क्या लिखा है ये मानसी आपने? चलिए देखते हैं क्या रहता है। कल तो कन्या पूजन होगा, तो सब लोग बिजी रहेंगे घर पे। सुबह की शिफ्ट में तो कैसे क्लासेस हो सकती हैं? अगर क्लासेस रखेंगे तो दोपहर बाद रख लेंगे। हाँ, एक बार एप्लिक व्हाट्सएप पे वोटिंग करवा लेंगे, कोई बात नहीं है। एक छोटी सी हेडिंग बनाइए, धर्म का प्रारंभ। कुछ ऐसे साक्ष्य इस काल में मिलते हैं जिनके आधार पे हम लोग मान सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आप सुनिएगा ध्यान से। ये राजस्थान में है बेटा, पुष्कर झील और डीडवाना नागौर, ये दोनों राजस्थान के स्थल हैं। तुम सब कन्या हो, तुम्हारी बात मानना तो जरूरी है। कल तुम्हारा दिन है, कन्या पूजन होगा ना, बिल्कुल मानेंगे। सुनिए, अब आप आगे बढ़िए। जो मैं बात बता रहा था कि हम लोग नेanderथल मानव को सांस्कृतिक मानव की संज्ञा तो दे देते हैं, और सांस्कृतिक मानव हमने शुरू से किताबों में पढ़ा, शुरू से हमने गाइडों में पढ़ा, हमारे टीचर से पढ़ा कि नियंडरथल मानव एक ऐसा मानव था जिसने अपने साथियों का अंतिम संस्कार करना प्रारंभ किया था। मृतकों को दफनाने की प्रथा उसने प्रारंभ की थी, और उस प्रथा को, अंतिम संस्कार को हमारे आज भी धर्म से जोड़ा जाता है। यस या नो बोलो फटाफट। तो धर्म का प्रारंभ हमें यहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि इस काल में मनुष्य के धार्मिक अभाव उसकी जानकारी मिलना प्रारंभ हो जाती है। धर्म के प्रारंभिक संकेत कह सकते हैं इसको। और फिर नवपाषाण काल तक जाते जाते तो मातृ देवी की पूजा के प्रॉपर संकेत दे देंगे हम आपको। इस काल में मनुष्य के धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। इस काल के मानव ने संभवतया पुनर्जन्म में विश्वास रखा। इस आधार पर ही उसने मृतकों को अपनी गुफाओं के नीचे दफनाना प्रारंभ किया।
इस आधार पर उसने मृतकों को अपनी गुफाओं के नीचे दफनाना प्रारंभ किया। यानी कि हमारा आदमी है, पुनर्जन्म के बाद हमारे पास ही आएगा लौट करके, ऐसा विश्वास इनका हो गया। ठीक है ना। दफनाए हुए शवों में सिर का बचाव करने हेतु पत्थर रखे गए। यानी कि इनका पूरे तरीके से एक्चुअली स्थाई नहीं थे बेटा, स्थाई नहीं थे। स्थाई आवास तो खेती की वजह से बनेगा। आज हमारा भोजन यहाँ है तो यहाँ हमें गुफा मिल जाएगी। जंगल था जहां उसका ठिकाना था, एक तरीके से वो, क्योंकि चारों तरफ बर्फ थी, बहुत ठंडा इलाका था, जहां उसे गुफा टाइप कोई चीज मिलती थी, वहां वो अपना निवास बनाते थे। तो वो अस्थाई निवास थे। गुफाओं में तो रहते थे लेकिन स्थायी नहीं हुए थे। आज इस गुफा में रह रहे, कल इसको छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे और दूसरी गुफा में रहने लगेंगे। बताइए, क्लियर हुआ ना सबके। तो ये वाली बात थी। तो सिर का बचाव करने हेतु ये लोग पत्थर भी रखते थे। ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। सबको लंबवत लिटाया जाता था कब्र में, जहां भी दफनाते थे। ऐसे प्रमाण हमें प्राप्त होते कहां से? ये सब विदेशी साक्ष्य हैं, ठीक है ना, इंडिया का साक्ष्य नहीं है ये क्रीमिया में की कोबा नामक एक स्थान था। कहां पर? क्रीमिया। और क्रीमिया में एक स्थान था की कोबा। अब हम तो क्या है, इन चीजों को ज्यादातर भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ करके छोड़ देते हैं, तो हमें नॉलेज ही नहीं हो पाती इस चीज की। तो वो क्रीमिया में की कोबा नामक स्थान था, और एक फिलिस्तीन में करमल नाम का स्थान था, माउंट करमल। तथा फिलिस्तीन के माउंट करमल से प्राप्त होते हैं। माउंट करमल से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। डोरडोगन के लाफ्रेसी, ये स्थान है, यहां से लाफ्रेसी नामक स्थान से दो वयस्कों के साथ एक बच्चे के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं।
लिखिए फटाफट। एक बच्चे के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वी उज्बेकिस्तान की एक गुफा से एक बच्चे के सिर के पास बकरी के 6 जोड़ी सींग प्राप्त हुए हैं। बकरी के 6 जोड़ी सींग प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ ऐसे साक्ष्य थे, भारत में प्रचलित नहीं थे। भारत के किसी भी स्थल से इस तरीके की चीजें नहीं मिलती। लेकिन पॉइंट ये है कि मध्यपाषाण काल का जो मानव था वो था तो यहां भी वही और दूसरी जगह भी वही, लगभग निएंडरथल मानव। और निएंडरथल मानव क्या कर चुका है? अपना संस्कार, अपना संस्कृति विकसित कर चुका है, जो हमने आज की क्लास के स्टार्टिंग में ही लिखाया था। और ये भी बताया था कि भाई उस मानव ने मृतकों को दफनाना शुरू किया था। इतना तो पढ़ा होगा ना निएंडरथल में, या नहीं पढ़ा आपने, कि वो सांस्कृतिक प्राणी था। तो उसकी कहीं ना कहीं इन साक्ष्यों को जब हम देखते हैं तो धर्म की तरफ उसकी आस्था का हमें थोड़ा सा दृष्टिकोण दिखाई देता है। लिखिए इसको फटाफट से। कुछ विद्वान ऐसे मानते हैं कि इनका जो उद्भव था वो सबसे पहले कहां हुआ था? कुछ विद्वानों के अनुसार इस मानव का उद्भव साउथ अफ्रीका के ओल्डुवई गोर्ज से ओल्डुवई गोर्ज में हुआ। और यहां से निएंडरथल मानव माउंट करमल के रास्ते, क्योंकि वो तो भटक रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, खाने को चाहिए, जहां अच्छा दिखा वहां रुक जाएगा। माउंट करमल के रास्ते यह संस्कृति यूरोप एवं एशिया के विभिन्न देशों में पहुंचती है। यूरोप एवं एशिया के विभिन्न देशों में पहुंचती है। इस संस्कृति के नामकरण की बातें करें अलग अलग विद्वानों ने इस संस्कृति को अलग अलग
नाम दिए, इस संस्कृति को क्या दिया, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दे दिए। एक तरफ हम विद्वान लिखेंगे और एक तरफ हम नामकरण लिखेंगे, किस विद्वान ने क्या नामकरण किया। तो सबसे पहले एस डी सांकलिया साहब की बात करें, इनकी तो हम लोग डिटेल भी पढ़ चुके हैं। इन्होंने इस संस्कृति को फलक संस्कृति, सबसे पहले क्या कहा, फलक संस्कृति, फिर इन्होंने श्रृंखला सेकंड, इसको क्या नाम दिया, श्रृंखला सेकंड, और फिर इन्होंने इसको नेवासा उद्योग भी कहा है। नेवासा उद्योग, श्रृंखला सेकंड और फलक संस्कृति मध्य पूरा पाषाण काल से क्या है, जानी जाती है। लिख लिया हो तो थंब करिए, आगे बढ़ते हैं। सही चल रहा है क्लास, मजा आ रहा है पढ़ने में। अब इस लेवल से आप पढ़ोगे तो ही परीक्षा के उसको भेद पाओगे, क्योंकि परीक्षा में एग्जामिनर के क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। इसको हम अब तक पाषाण काल को कभी का पढ़ा करके खत्म कर चुके होते, लेकिन एक एक चीज व्यवस्थित तौर पे आप समझ रहे हैं, तो इसी से आपको आगे, आप इसी से योद्धा बनेंगे। आनंद मिल रहा है, आनंद मिलना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, वीएन मिश्र। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा, मध्य पूरा पाषाण काल किसने कहा, तो वीएन मिश्र ने इस काल को मध्य पूरा पाषाण काल का ही नाम दे दिया। आप नीचे ही लिख लेना उसमें। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से। के डी बैनर्जी, इन्होंने नेवाशियन कहा था इसको। कई जो लोग नेवालियन भी लिख देते हैं इसको। इसके अलावा जीसी महापात्र नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने भी इसको मध्य पाषाण युग कहा था। साथ में ए घोष, ए घोष ने इसको कहा है सल्क संस्कृति। और फिर एक नाम और लिखिए इसमें, अन्य नाम हेडिंग बना दीजिए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग खुरचनी बेधक संस्कृति भी कहते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहते हैं। क्योंकि वो छोटे छोटे जो फलक गिर रहे थे, वो जो टुकड़े गिर रहे थे, वो ब्लेड संस्कृति के तौर पे ही दिखाई दे रहे थे, उनसे स्क्रेपर बनाए जा रहे थे। सल्क से बने उपकरणों की प्रधानता के कारण
इसे सल्क संस्कृति भी कहते हैं। और इसी प्रकार के औजार और इसी प्रकार के औजार यूरोप की मुस्तारियन संस्कृति में प्रचलित होने के कारण इसे मुस्तारियन संस्कृति भी कहते हैं। लिखिए फटाफट। देखिए 1.25 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ गया। इस काल में चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट, चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट जैसे चकमक एवं बहुमूल्य पत्थरों का प्रयोग हुआ। बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग प्रारंभ हुआ। उपयोग प्रारंभ हुआ। आगे बढ़े। देखिए एक स्थल पड़ता है नेवासा। नेवासा को इसका प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। क्या किया गया है? नेवासा को इसका प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। नेवासा महाराष्ट्र इस संस्कृति का प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? प्रारूप स्थल घोषित किया गया है। सर्वप्रथम एच.डी. सांकलिया ने नेवासा से इस युग के औजारों की पहचान की थी। और फिर मैंने आपको बताया कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। हाँ,
नेवासा उद्योग क्या कहा था ना इसने, पहचान की। इसके अलावा एक व्यक्ति और था इसमें, कार्विन। कार्विन द्वारा एक स्थल पड़ता है चिनुकी, वो नेवासा में ही पड़ेगा। चिनुकी नेवासा से मध्यपुरा पाषाण युग के, कार्विन द्वारा चिनुकी नेवासा से मध्यपुरा पाषाण युग के साक्ष्य तथा पुरापाषाणिक शिविर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट इसी में। मुड़प्पा जिले के एक स्थान पड़ेगा यहां पर, नंदीपल्ली। मुड़प्पा जिले के नंदीपल्ली से प्राप्त मध्य पूरा पाषाण युग के औजारों की तिथि कार्बन C14 द्वारा कितनी प्राप्त होती है हमें? 23,000 वर्ष प्राप्त होती है। 23,000 वर्ष BC प्राप्त होती है, कि भाई ये काल 23,000 वर्ष पहले के औजार दे रहा है। अब मैंने आपको जो बताया था कि ये काल प्रॉपर तरीके से फलक पे था, कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि पत्थर की पपड़ी उतार दो। क्या कहते हो? कहते हैं कि पत्थर की पपड़ी उतार दो, तो इसको पत्थर की पपड़ियों का काल भी कहा जाता है, क्योंकि अधिकता पत्थर की उतरी हुई पपड़ी से बने हुए औजारों की है। और क्षेत्र विशेष के आधार पर पूरे भारत में उसमें क्या पाया गया है, क्षेत्रीय विविधताएं पाई गई हैं। किसी ने किसी तरीके के टूल्स बनाए और किसी ने किसी तरीके के टूल्स बनाए। इसको लिखो फटाफट, डन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? मुख्य तौर पर पत्थर की पपड़ियों से बनी वस्तुओं का था
इनमें क्षेत्र के आधार पर विविधता पाई जाती है। क्षेत्र के आधार पर विविधता पाई जाती है, जहां से मध्य पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त होते हैं। वहां से अधिकतर स्थानों पर निश्चित सी बात है कि अपनी पूर्व की संस्कृति पूरा पाषाण युग तो पाएगा, और पूरा पाषाण युग में हस्तकुठार और बटकास्म पेबुल संस्कृति, तो वो औजार भी मिलेंगे। वहां से अधिकतर स्थानों पर पूर्ववर्ती पूरा पाषाण युगीन साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ये लाइन समझ में आ गई? येलो कलर में लिखिए जो। क्लियर? इस युग की सामग्री नर्मदा एवं तुंगभद्रा नदी के आसपास प्राप्त होती है। के आसपास भी प्राप्त होती है, जहां अधिकतर इनके शिल्प के नमूने दिखाई देते हैं। जहां अधिकतर इनके शिल्प के नमूने दिखाई देते हैं। राजस्थान के थार से प्राप्त मध्य पूरा पाषाण युगीन औजारों को बीएन मिश्र के द्वारा लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई है। लूनी उद्योग की संज्ञा दी गई है। लिखो जल्दी, आगे बढ़ते फिर। गंगा के मैदान में मानव सभ्यता के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष
कालपी से प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये लाइन जो मैंने लिखी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले हम अरुण सोनकिया वाली बात पे गौर करते हैं अधिकतर। अरुण सोनकिया वाली बात पे ही गौर करते हैं कि भाई होमो इरेक्टस मिला, ठीक है, तो वो गंगा घाटी में नहीं मिला है, वो नर्मदा में मिला है, उसको नर्मदेंसिस कहा गया। तो क्वेश्चन तो इस तरीके का बनेगा कि उसको गंगा घाटी में अगर एग्जामिनर को पूछना है आपसे, तो क्या बनेगा, यही बनेगा, कालपी बनेगा आंसर। क्लियर हो गया? अब इसके बाद लिखिए प्रमुख मध्य पुरापाषाण युगीन क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र हैं ये लिखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा ढंग से, ठीक है ना। तमिलनाडु, और तमिलनाडु में पड़ते हैं आपके अतिरिपक्कम और गुड़ियाम। अतिरिपक्कम और गुड़ियाम। आंध्र प्रदेश में जो स्थल पड़ेंगे आपके, करनूल, चित्तूर, कुड़प्पा। करनूल, चित्तूर, कुड़प्पा, नलकोंडा, नेल्लौर, नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा, महबूबनगर आदि। थर्ड पॉइंट लिखिए कर्नाटक, बीजापुर, गुलबर्गा, बेलगाम, धारवाड़ और भीमा आदि। चौथे नंबर पे लिखिए गुजरात। यहां पर सौराष्ट्र एवं कच्छ में स्थित स्थल। नोट करो फटाफट से। पांचवा लिखो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, सिंगरौली बेसिन, मेजा या मोजा भी कह देते हैं कई लोग इसको, मेजा,
चित्रकूट, बांदा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर और झांसी आदि। इसके बाद लिखिए अफगानिस्तान। अंडरलाइन कर लेना, डायरेक्टली पूछा जाता है ये। यहां पर एक स्थान पड़ता है जोजबन, और जोजबन में पड़ता है संघावो गुफा स्थल। क्या आपसे डायरेक्ट परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि संघावो गुफा स्थल किससे संबंधित है? तो मध्यपुरा पाषाण काल आंसर देते हैं हम लोग। 7 नंबर लिखिए राजस्थान, और राजस्थान में लिखिए बेराच, बागान, कादमली। बेराच, बागान, कादमली, नागौर में कुछ क्षेत्र, डीडवाना और वो मैंने पहले ही लिखाए थे। इसके बाद आप लिख सकते हैं पंजाब, और ये पंजाब वो है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पूर्व पाषाण काल की संस्कृति इसके साथ साथ रही थी, तो जैसे सोन नदी घाटी और सिंधु नदी के पास रोहड़ी नामक स्थान, ये पाकिस्तान के पंजाब में पड़ेगा। सोहन नदी घाटी और सिंधु के पास रोहिणी, सिंधु के पास रोहिणी नामक स्थान यहां पड़ेगा। मध्य प्रदेश में जो स्थल पड़ते हैं उनकी बात करें, भीमबेटका, ये रायसेन जिले में पड़ता है। एक पांडव प्रपात है, ये पन्ना जिले में पड़ेगा, एमपी के में। और इसके अलावा एमपी में सिहावल और पटपरा नाम के स्थान भी आएंगे। सिहावल और पटपरा ये एमपी में पड़ते हैं। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नेवासा तो हमने लिखा ही था। खंडीवली, नेवासा, बेलपंथरी, ये जगहों के नाम है। बेलपंथरी, खुरेगांव और कालेगांव आदि। क्लियर? ये था आपका पूरा क्या, मध्यपुरा पाषाण काल खत्म हो गया। ये क्लास YouTube पे भी डालने का मेरा मन है, और जितने विद्यार्थी इसको अब देख रहे हैं और जितने विद्यार्थी इसको बाद में देखने वाले हैं, चैलेंज के साथ मैं आपको ये दावा करता हूं कि पूरे इंडिया के एप्लीकेशन उठा लो
और पूरे इंडिया के यूट्यूब चैनल उठा लो, और आप लोगों को अगर इससे बेहतरीन कंटेंट कहीं मिल जाए तो मेरा वादा है आपसे, पढ़ाना छोड़ दूंगा। आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो मुझे नहीं पता। आप यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हो तो मैं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ये स्पेशली बोल रहा हूँ। ये हमारे एप्लीकेशन की पेड क्लासेस है। इस तरीके की क्लासेस होती हैं पेड क्लासेस में। आप चाहते हो कि यूट्यूब पे हम लोग भटकते रहें और हमारी जिंदगी हम इसको ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे, तो फिर आपकी लाइफ, आपके डिसीजन, आपके गोल और रिजल्ट भी आपको ही भुगतने हैं। तो आप कुछ भी करिएगा, मेरा मानना यह है कि इस तरीके के पेड बैचेस से जुड़ने के लिए आप आज ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और जुड़ सकते हैं हमारे साथ में, और अपनी तैयारी को दिसंबर के लिए बूस्ट अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। धन्यवाद आप सबके लिए। आप भी अपने साथियों को थोड़ा सा प्रमोट किया करो, बताया करो बच्चों को कि सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बढ़िया चल रही हैं क्लासेस, और बहुत गजब तरीके से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। इससे पहले हम पूर्व पाषाण काल में पूर्व पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं। कल उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, परसों मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, और फिर 2 दिन की क्लास नव पाषाण काल पे करेंगे। देन पाषाण काल समाप्त होके सिंधु घाटी सभ्यता की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, 2 बजे मुलाकात करते हैं एनसीईआरटी के बैच में। सभी लोग तैयार रहिएगा।